नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ बिरेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुशी। देखो चेहरा, बहुत खुश हैं। अब खुशी को राज क्या है वो आपको मालूम ही है। और एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हरीश यादव जी हैं। हालांकि आज ही मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन समाज को बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो स्वागत है यादव जी। हाँ, स्वागत है। तो प्रोफेसर साहब, अब क्या स्थिति चल रही है? आप तो वादे ना कह रहे कि बिल्कुल सरकार बनने ही वाली है, आप देखते रहो। वहाँ तो मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं और आप तो कह रहे हैं कि जी सेटिंग चल रही है, लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन लगो हुआ। कैसे लगो हुआ? ऐसा ना होगा आपकी भी कम एज है कभी? देखो साहब, ऐसा है, अभी हमारी चल रही है मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उस मीटिंग में कई विषयों पे चर्चा चल रही है। और बात ये हो रही है कि हमें जो है बीजेपी की तरह तोड़फोड़ नहीं करनी। बीजेपी होती अभी तो वो क्या करते, उन्हें क्लियर बहुमत नहीं मिलता तो भैया 10 सांसद इसके तोड़ ले, 5 उसके तोड़ ले। हालांकि महाराष्ट्र के शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके 7 सांसद, 1 सांसद अजीत पवार के गुट का, और 2-3 राज्यों से 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे सांसद हमारे पास आने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि ये संविधान के खिलाफ है तो हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं जी पहले जो बड़ा दल है उसको मौका दो, उसे बहुमत सिद्ध करने दो। हम तो अपने मुद्दों पे अड़े गए। हमें संविधान की रक्षा करनी है और हम संविधान की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और जो आम आदमी के अधिकार हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, रोजगार को लेके हो, तो उसके लिए हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब एक देखो साहब, एक कितनी अच्छी बात हो गई, एनडीए अब अग्निवीर योजना पे विचार कर रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। अग्निवीर योजना जो है वो रद्द होगी। ऐसा ना हो कि कोई और नई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, आप संविधान बचाने के चक्कर में कहीं अपने को भी खो दो और फिर ऐसा क्या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ना जी, ऐसा नहीं हो सकता साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आज खड़गे साहब ने कह दिया है बिल्कुल स्पष्ट। खड़गे साहब ने 2 टूक शब्दों में आज बैठक में स्पष्ट बोल दिया है। अपने पे भी पैनी नजर बनाए रखी हो। पैनी नजर है। और मैं आपको बता रहा हूँ 3 निर्दलीय सांसद सोमवार या मंगलवार में हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं स्वेच्छा से। निर्दलीय सांसद ये कह रहे हैं चूंकि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्शक भी जानेंगे स्वेच्छा से ही आएंगे आपके यहाँ, तो क्योंकि आप पर कोई शक्ति तो है हमारे पास। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ईडी है हमारे पास, कि सीबीआई है, कि इनकम टैक्स है। भाई जब हम सत्ता में थे तब हमने दुरुपयोग नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लो, हमने हमेशा बराबर विपक्ष को स्पेस दिया। तो अब क्या है, अब मामला है सीधा साधा। देखो एक तो यहीं पे एक विषय आ गया मेरे दिमाग में, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो चंद्रबाबू नायडू है उनके पुत्र का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम एनडीए को बाहर से समर्थन देंगे। अब तो आप बिल्कुल हर बॉल को, कोई भी बॉल अगर स्लिप में आएगी तो लपकने की कोशिश करो। देखो बड़े कायदे की बात है ना, उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि मोदी जी मुस्लिम आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे। और चंद्रबाबू नायडू जी की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, वो 4% मुस्लिम आरक्षण देगी। और वो उन्होंने आज ऑन कैमरा एनडीटीवी चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा है कि 4% है वो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और जो मुसलमान हज करने जाएंगे तो उनको 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब चूंकि ये बीजेपी के उसमें नहीं था मैनिफेस्टो में, तो वो कह रहे हैं कि हम बाहर से भी उनको समर्थन दे सकते हैं। एक चीज निकल के आ गई बिल्कुल सामने। और कल आप देखो नीतीश जी की जो बात थी, जो बात करने का जो लहजा था, वो लहजा बहुत लोग पकड़ नहीं पाए। लहजे में सपोर्ट कम और तंज ज्यादा था। जिस तरीके से वो बात करके मजाक उड़ा रहे थे मोदी जी का, और जिस तरीके से कल मोदी आप बात कर रहे हो कि आई बात पूरी कहां से करें, अजी बात कैसे करें? आप एक बार ना, अब आप कहोगे जी गोदी मीडिया, अब आप कहोगे गोदी मीडिया नहीं। अब क्या है कि जब हम बात संविधान की कर रहे हैं तो आप बात बदलने को हो रहे हो। 2019 में मोदी जी को देखो किस तरीके से थे, और कल मोदी जी को देखो कैसे संविधान की जो किताब है, जिसको मैं भी लेके आया था कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, कल उस किताब को सर माथे पे रखा
और जैसे बारात और शादियों में दूल्हे दुल्हन को नहीं बुके देने वाली बात होती है, कल मोदी जी का हाल वैसा हो रखा था। एक ही बुक्का था और वही एक बुके से जितने एनडीए के और बीजेपी के सांसद थे वो एक एक करके फोटो खिंचाते फिर रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी की हालत ये हो अब गई एक साहब। बात बताओ, वो तो ये हालत हो गई प्रधानमंत्री एक बात बताओ, वो तो एक सिक्योरिटी रीजन भी है सके भाई, नहीं कि भाई ये बात बताओ, प्रधानमंत्री को बुके दे रहे हैं तो है सके वो सब चेक करे कराए हो, सिर्फ क्या वो चेक करे हुए हो 8-10 पांच सात और भी तो आ सके थे कि वही एक बुके घूमता रहा। 5-7 ही। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। अच्छा, और आपने देखा गडकरी साहब, अच्छा। गडकरी साहब ने ताली नहीं बजाई, अपनी जगह से हटे नहीं गडकरी साहब। हम अपनी ये कब जगह कह से रहे हैं कि हिले जी नहीं। गडकरी साहब हिले ना, हम कब कह रहे बिल्कुल नहीं हिले। हैं ना हिले तो ना हिले। अरे हमारो सवाल और है कछु, हमारो सवाल ये नहीं, आप तो सवालों में फंसाना चाह रहे हो। ना, जो जी ना, जो ना, मुद्दे जी की ना। बात है, जो दर्शकों तक पहुंचनी चाह रही चाहिए, वो नहीं पहुंचने अच्छा, दे रहे पहले आप। सवाल तो सुनो, अभी सुनाओ, पहले सुनाओ, सवाल तो सुनाओ, सुनो। सुनाओ जी, सवाल आपने कही जी तंज भरे लहजा में नीतीश कुमार है, आपने ये बात कही, ठीक है। अब हम या तो अलग एक बात कह रहे हैं कि नीतीश जी तंज की अगर बात कह रहे हो आप, तो नीतीश जी तो प्रधानमंत्री के पैर छूने के नहीं है, झुके हैं। अब झुकने में और तंज में तो जमीन आसमान का अंतर है। देखो, कई बार ऐसा होता है ऑन दी कैमरा चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन ऑफ दी कैमरा वो चीजें नहीं होती। नीतीश जी ने सबके सामने दिखा तो दिया है। जैसे वो एक फिल्म आई थी सनी देओल की, आपको याद हो, इंडियन, उसमें सनी देओल जो था वो पुलिस का बड़ा अधिकारी था और एक नेताजी को अंदर कमरे में तो ले जाके पीट देता है और बाहर उनके कंधे पे ऐसे हाथ डाल के कहता और नेताजी सब ठीक है। तो नीतीश जी ने ऑफ दी कैमरा तो मोदी जी को टाइट कर दिया कि भैया ऐसा है, जैसे जैसे हम कहते जाएं वैसे वैसे करते जाओ। और ऑन दी कैमरा ये कह रहे जी साहब आप ही आप हो। अच्छा, चलो। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो जहां नीतीश जी कल खड़े थे वहां मोटा भाई खड़े होते। अच्छा चलो, ये बात भी मानी, आप जो कह रहे हो ठीक है। नहीं आप अपने मानी क्या, वो तो बात सबके सामने अरे, आ रही है सवाल सर। तो सुनो। बात तो सबके सामने आ रही। जनता ने जनादेश का दियो, अब तो सवाल भी नहीं सुनने। नहीं क्या तो करें? आप क्या चाह रहे हो कि विपक्ष की आवाज ऐसी दबी रहे? बिल्कुल, क्यों दबी रहे विपक्ष नहीं, की? आप तो हमारी बात भी भाई, जो हमारे दर्शक हैं- संविधान ने आपको और हमें सब बराबर अधिकार दियो। हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दोगे, तो हम सवाल पूछेंगे, अब आप जवाब देंगे। बिल्कुल देंगे। हमारा सीधो सीधो मतलब ये है कि अगर अब सरकार बन रही है, जैसो सामने बनती हुई दिखाई दे रही है, अब बात आवेगी गृह मंत्रालय पे। अगर गृह मंत्री अमित शाह ही अगर बने तो फिर तो आप मानोगे कि भाई फिर तो नीतीश कुमार की नहीं चल रही, क्योंकि गृह मंत्रालय तो एक मेन, एक जो सबसे बड़ो पद प्रधानमंत्री के बाद अगर है तो गृह मंत्रालय। तो खेल गृह मंत्रालय के लिए ही तो हुआ है। जो चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार जी ने जो सेटिंग करी वो गृह मंत्रालय पे ही तो करी है। उसका रिमोट कंट्रोल तो इन्हीं दोनों लोगों के पास रहेगा। वही सवाल है तो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो वही तो हम बताना चाह रहे थे, अब आप उस बात को समझ नहीं रहे। हमने थोड़ा घुमा फिरा के कही। जब हमारो है ही देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, तो फिर घुमानो का बिगर लाग लपेट आपको होगी। ये बता रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय है और लोकसभा स्पीकर, ये दो मुख्य पद होते हैं। क्योंकि संसद की कोई भी कार्यवाही होती है लोकसभा की, तो उसमें स्पीकर का सबसे बड़ा रोल होता है। और देश के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं वो पीएम हाउस से होती हैं और पीएमओ की चाबी गृह मंत्री पे रहती है। तो ये दोनों पद पे पेच चल रहा है। इसमें एक तो आरएसएस एक जगह अपनी गोटी खेल रहा है किसी एक पद पे, और दूसरे पे ये जो दोनों हैं हमारे नीतीश जी और चंद्रबाबू जी, तो ये अपनी चाह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में रहे। दो ही पद है, मान लो दो ही पद ये चाहेंगे, तो आप कैसे सोच रहे हो कि ये कौन सा पद लेना चाहेंगे नीतीश कुमार और जो है क्या नाम है वो दूसरे? देखो ऐसा है, चंद्रबाबू नायडू तो लोकसभा स्पीकर के लिए इच्छुक है कि लोकसभा स्पीकर उनका होना चाहिए, क्योंकि इन्हें मालूम है तोड़ फोड़ होगी। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई कल के बालक हों और पहली बार संसद में पहुंचे हैं। बहुत लंबी राजनीति खेली है इन्होंने और कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा है, कई बार इनके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं। और दूसरा भी हुए हैं कई बार। और दूसरा जो है नीतीश जी का हमें लग रहा है गृह मंत्रालय पे नजर है,
क्योंकि नीतीश जी को भी बिहार वाली चीज़ें देखनी है। बिहार में चुनाव आने वाला है भाई, उड़ीसा में तो चुनाव हो गया, तो बिहार में समीकरण अगर उन्हें अपने पक्ष में रखने हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है और दोबारा बिहार में जदयू को फुल फ्लैश उसमें लाना है, तो उसके लिए गृह मंत्रालय का बहुत ज़रूरी और अहम रोल हो जाता है। तो हमें ये लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो लोकसभा स्पीकर के लिए और नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय के लिए, ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है जो मुझे लग रहा है। और इसके अलावा रेल मंत्री का फाइनल हो गया है, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक के पास रहेगा। ना रेल अभी मंत्रालय तो होना चाहिए, भी चाहिए। वाणिज्य और रक्षा पे अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो आरएसएस का खेमा है और बाकी जो सीनियर लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि सारा इन दोनों को दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो अब देखते हैं कि कल तो शपथ ग्रहण होनी है, तो कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि प्रधानमंत्री जी की जो 2 बैसाखियां आपकी हैं, वो रणनीति कितनी- आगे क्या है? हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है साहब। 17 तारीख के आसपास इनको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरीके का दम्भ ये लोग अभी भर रहे हैं कि इनके पास 303 सीटें हैं, तो वो देखने वाली बात ये रहेगी कि उन 303 में से 17 को कितने लोग इनके पास रहते हैं, क्या फिगर इनके पास रहती है। क्योंकि हमारे पास अभी 234 की फिगर है और लगभग अभी 20 लोगों ने हमें समर्थन दे दिया है, यानी कि हमारी फिगर जो है 254 तक पहुंच गई है। अब हमारे पास बहुमत से 20 का आंकड़ा कम पड़ रहा है, तो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। वैसे तो 18 है, लेकिन प्लस माइनस हम 2-3 सीटें और लेके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो एक हफ्ता है वो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा रोचक रहेगा। अब वो सुपर ओवर वाला खेल शुरू हो गया, एक हफ्ते में वो सुपर ओवर चलेगा कि कौन सी हर एक गेंद इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा, ये जो जो जितने निर्दलीय जीत के आए ये भी निर्णायक भूमिका में? ये सबसे ज़्यादा निर्णायक। देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक कमज़ोर सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। ये मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था, ये मेरी अपनी लाइन नहीं है, मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। मान्यवर कांसीराम जी ने कहा है कि जब तक सरकार मजबूर नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर आप क्लियर मैंडेट यानी कि स्पष्ट बहुमत किसी सरकार को दोगे तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। 10 साल हमने इस चीज़ को देखा। अब चूंकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अब बीजेपी को एक एक निर्दलीय सांसद की जरूरत है अपने सरकार को चलाने के लिए और आगे सरकार की नीतियों को लागू करने के अच्छा, लिए। चंद्रशेखर रावत से भी कोई बात हो रही है? चंद्रशेखर आजाद? देखिए, चंद्रशेखर आजाद, हनुमान वेलीवाल और पप्पू यादव, ये तीनों ही बीजेपी के खिलाफ है। ठीक है, तो ये चीज़ तो स्पष्ट है कि ये उधर नहीं जाएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि समय आने पर ये लोग हमें समर्थन देंगे और ये लोग सैद्धांतिक रूप से हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि इनका भी जो मुख्य मुद्दा है वो संविधान ही है और आम लोगों की SC ST OBC की जो आवाज़ है उसको मजबूत करना है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों लोगों का बहुत आने वाले समय में, चूँकि 3 बड़े राज्य से आते हैं, एक राजस्थान से, एक उत्तर प्रदेश से और एक बिहार से, तो तीनों बड़े राज्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक वीडियो वायरल है जी, वो कह रहे हैं कि जी हमें इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ही नहीं बुलाया। देखिए, हमने तो खुला प्रस्ताव दे दिया था कि आप शामिल हों, और जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, हालांकि दूसरी वीडियो भी आ गई है कि खड़गे साहब को फोन आ गो। हाँ, तो उसमें ऐसा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अभी नया नया चुनाव हुआ था कि कोई भाई उसमें अपना क्षेत्र में है, कोई कहीं है, तो संदेश ना पहुंच पाया हो, तो अभी बैठक तो आगे भी होंगी। संभाले रहो, कहीं ऐसा ना हो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल दुर्घटना उधर घटेगी, क्योंकि हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। आपने देखा ही, CBI ED वाला तंत्र लगा के कितने नेता इन्होंने जो है चुनाव से पहले तोड़ लिए। अब तो जो टूटने थे वो टूट ही गए, अब तो घर वापसी का समय है। वैसे एक बात है, कांग्रेस की भी बड़ी मीटिंग है रही है आजकल, 5 स्टार होटल में कभी कहीं मीटिंग, कभी कहीं मीटिंग, कभी कहीं मीटिंग। नहीं तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो अब वो इस जीत का जश्न भी ना मना पाएं? कि कम से कम हमें जो जनता ने भरोसा दिया है, तो कम से कम हमें उस भरोसे के लिए जनता का आभार व्यक्त करने का तो मौका मिलना चाहिए। उसके बिल्कुल लिए सही बात है, मिलना इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होने के लिए बैठक करने पड़ेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये वाला चुनाव ऐसा रहा कि हम हार के भी खुश हैं और वो लोग जीत के भी दुखी हैं। ये हार के भी खुश हैं और वो जीत के भी दुखी हैं। हमारे साथ यादव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब समाज की बात है, राजनीति की बात है, तो 1-2 प्रश्न
सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो इनते भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्वागत है साहब। स्वागत है। तो यादव जी एक बार बताओ, जो स्थिति है, जो जनता ने जनादेश दियो है, या जनादेश को आप कैसे देख रहे हो? मतलब जनता ने जो जनादेश दियो है, दोनों तरफ को मेहनत करने की नहीं कह दी कि तुम भी शांत बैठो और तुम भी शांत बैठो, दोनों अपने अपने काम पे लगे रहो। क्या कहोगे आप? भैया जनता का तो ये कहना है, जनता का ये मानना है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और जब लोग विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे। जैसे संविधान को लेके है, किसानों का मुद्दा लेके है, या आरक्षण का मुद्दा लेके है, जो भी है। अब ये जो बीजेपी पार्टी है, ये जो मान लिया ये जो हमारी पार्टी अब है जो भाई गठबंधन से बन रही है, ये बासी उस पे है, बासी क्या बोलते हैं इसको तुम्हारा, हाँ बैसाखी पे, ये बैसाखी पे है। तो अब जल्दी से ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिससे लोगों के हित में नहीं होगा। अब जो भी निर्णय होगा भाई वो लोगों के हित में ही होगा। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को नुकसान है तो उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराज़गी, बेरोजगारी की नाराज़गी, अग्निवीर की नाराज़गी, क्या ये नाराज़गी बीजेपी सरकार को भारी पड़ी? हाँ जी, बिल्कुल भारी पड़ी। देखो, किसान का बालक इंटर करने के बाद में अब ये जैसे अग्निवीर की हेन ली है, ये परमाणु उठती अग्निवीर से तो इनके किसानों के बालकों के रिश्ते भी होने मुश्किल हो गए भैया। कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है आर्मी वाले को कि भाई 4 साल के एग्रीमेंट पे गया, वो छूट के आ जाएगा तो क्या करेंगे हम। ये तो रिश्तों के भी लाले पड़ गए भाई। इस बात में तो नाराजगी है भाई। नाराजगी है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता और समाज की पकड़े तो एक एक चीज़ पर नज़र तो रह गई है। तो इनको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहनोगे है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल की नहीं है योजना सरकार ने बनाई है, या योजना को भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर फ़र्क है। यह योजना में 4 साल में बालक घर आ जाओ, अब ना तो शादी होगी, ना ब्याह होगा, ना ही बाद में कचून मिल लो रुपया टका, तो फिर क्या हो? तो दिक्कत तो है ही है। तो यादव जी, आप तैयारी क्या है आगे की? अब आगे हमें इंतज़ार रहेगा कि जब लोकसभा शुरू होगी, लोकसभा का सत्र, और जब ये लोग बहुमत सिद्ध करेंगे तो वो समय मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्रूशियल और बड़ा महत्वपूर्ण है। और उससे पहले जो आप कह रहे हो साहब, अपने किले की मजबूती करनी है और अपनी संख्या में बढ़ानी है। और खड़गे साहब ने खुला आमंत्रण सबको दे ही रखा है कि जो लोग विश्वास रखते हैं कि साहब संविधान बचाना है और आम जनता के लिए काम करना है तो वो हमारे पास आ जाएं। और बराबर जो इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, तेजस्वी जी हों, स्टालिन साहब हों, तो ऐसे तमाम नेता जो बाकी छोटे छोटे दल हैं, शरद पवार जी के संपर्क में भी हैं, तो हम सब लोग उनके संपर्क में हैं। और आगे देखिए, सब भविष्य के गर्त में छुपा है कि आगे वाला जो समय है मुझे लग रहा है बड़ा रोचक रहेगा। वैसे आपके संविधान बचाने की जो मुहिम ही वाला काम कर दियो आप। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इस बार का जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा संविधान रहा और संविधान जीता है। हमने पहले ही आपसे कहा था हम हार के भी खुश हैं और वो जीत के भी मलाल कर रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे अभी वो रौनक आई नहीं वापस। अच्छा, एक बात बताओ, जब सरकार ही बनानी तो अब 272 मिल गई, सरकार बन गई, आराम से सरकार चलाओ। 400 को कहा चाट डालोगे? एंकार टूटा है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी की हार तो तब हो गई थी जब इन्हें 272 नहीं मिले, क्योंकि इनके पास तो पिछली बार 300 प्लस फिगर थी। और मोदी जी की हार तब हो गई जब 250 भी ना ले पाए अपने नाम पे। अपने नाम पे वो 250 सीटें नहीं ले पा रहे हैं, तो नैतिक हार तो इन लोगों की हो चुकी है। अब कहने को तो भले ही भैया आपने सरकार बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो बाकी चीज़ें हैं भैया कि आपने समर्थन लिया इधर उधर से। प्रोफेसर साहब को स्पष्ट रूप से कहना कि नैतिक हार तो है चुकी है, लेकिन एक मेरे जनता से सवाल है कि जब आपने उन्हें बहुमत दे दी, 272 से ऊपर आ गए, तो आराम से सरकार चलाएं, अच्छे अच्छे काम करें। अब 400 पार और 350 पार और 500 पार, इनकी क्या ज़रूरत है? और जनता कहीं ना कहीं संविधान वाली बात को दिल पे लगाए बैठी है, और दिल पे लगा के बैठना चाहिए। क्यों कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया वही की बदौलत हम भी आपसे बात कर पा रहे हैं और आप भी सुन पा रहे हैं और ये लोग भी अपनी बात कह पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं तो कुछ नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।